भारत में बड़े लंबे समय से एक डिबेट जो लोगों को परेशान करता है वो ये है कि क्या चीन ने भारत की कोई टेरिटरी ऑक्यूपाई करके रखी है या नहीं, क्या चीन भारत में घुसा है या नहीं घुसा। आज इस वीडियो में इस चीज़ का खुलासा फाइनली कर ही लेते हैं, इस मैटर को सॉर्ट आउट ही कर देते हैं। इस खेल को समझने के लिए थोड़ा सा अमेरिका को और थोड़ा सा चाइना को समझने की आवश्यकता है। अमेरिका में एक कल्चर है कि वो जो CIA को रन करता है, जो उसकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके तहत वो अपने रिटायर्ड और सर्विंग अधिकारियों को मोटिवेट करता है कि सर्विस में रहते हुए या सर्विस से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके CIA के बिहाफ पर आप प्राइवेट कंपनियों को खोलो। फिर वो इन प्राइवेट कंपनीज को खोल के इनके मर्जर एक्विजिशंस कराकर इनको किस प्रकार से यूज़ करता है, एक कहानी देखिए। CIA ने कुछ अपने चुनिंदा सर्विंग और रिटायर्ड अधिकारियों को बोलकर पहले तो एक कंपनी क्रिएट करी जिसका नाम था फायरफ्लाई एरोस्पेस। फायरफ्लाई एरोस्पेस टेक्सास बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी लॉन्च व्हीकल्स बनाती है, सैटेलाइट के पार्ट्स बनाती है। CIA ने इसके बाद कुछ अपने एग्जिस्टिंग और सर्विंग अधिकारियों को और साथ में रिटायर्ड अधिकारियों को फिर से बोलकर एक दूसरी कंपनी क्रिएट कराई जिसका नाम था स्पेस फ्लाइट इंडस्ट्रीज। स्पेस फ्लाइट इंडस्ट्रीज कहती है कि भाई हम सैटेलाइट इमेजरी का काम करते हैं। ये दोनों CIA के क्रिएटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं। इसके बाद CIA तीसरे स्टेप पर क्या करती है कि वो फायरफ्लाई एरोस्पेस को बोलती है कि आप जो है बेसिकली अपनी एंगेजमेंट स्पेस फ्लाइट इंडस्ट्री के साथ खरीदिए। अब ये स्पेस फ्लाइट इंडस्ट्री के साथ वो कैसे अपनी एंगेजमेंट को बढ़ाती है? वो एंगेजमेंट इस प्रकार से बढ़ाती है कि CIA के कहने पर फायरफ्लाई एरोस्पेस जो है वो पहले तो स्पेस फ्लाई इंडस्ट्री को खरीद लेती है। अब जब फायरफ्लाई एरोस्पेस खरीद लेती है स्पेस फ्लाइट इंडस्ट्रीज को, तो अब एक बड़ी संस्था बन जाती है। अब यहाँ पर आता है चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी इन CIA के अधिकारियों के साथ मिलकर इस स्पेस फ्लाइट इंडस्ट्रीज के अंदर एक और छोटी कंपनी, इसी का एक ऑफशूट क्रिएट करती है जिसका नाम है ब्लैक स्काई। ब्लैक स्काई सैटेलाइट इमेजरी कैप्चर करके फ्री लेवल पर अन्य देशों को बेचती है और ये भेजकर उनको बताती है कि सैटेलाइट से आपके देशों की क्या क्या इमेजरी कैप्चर हो रही है। अब आप कहेंगे सबसे पहले कि अमेरिका और चीन के बीच में कोलैबोरेशन क्यों? ये कोलैबोरेशन इसलिए क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ और ये दोनों कंट्रीज़ की इंटेलिजेंस एजेंसीज बैकएंड पर एक दूसरे से डीपली मिली हुई हैं। पूरे विश्व के सामने जो एक ढोंग रचा जाता है कि अमेरिका चीन से compete कर रहा है, चीन अमेरिका से compete कर रहा है, रियलिटी बिल्कुल अलग है। रियलिटी ये है कि इन दोनों की एक मिली भगत है जिसके तहत ये दोनों के दोनों अपने अपने स्फेयर्स में, यानी कि अमेरिका यूरोप तक और चीन एशिया से लेके यूरोप की बाउंड्रीज तक वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहता है। इन दोनों की मिली भगत में ये जो दोनों ने स्पेयर्स बांट रखे हैं, ये स्पेयर्स बहुत पब्लिकली कई बार विजिबल भी हो जाते हैं। अमेरिका का एक राष्ट्रपति बराक ओबामा, इस बंदे ने एक बार एक आइडिया पब्लिकली बोल दिया था जिससे बहुत UN क्राइम मच गया था। उस आइडिया का नाम था G2। G2 का मतलब है सिर्फ US और चाइना जो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करेंगे। सच कई बार बातों बातों में निकल जाता है, वो हुआ था। खैर वापस आते हैं। यहाँ पर चीन ने स्पेस फ्लाइट इंडस्ट्रीज के अंदर स्थित एक कंपनी ब्लैक स्काई के अंदर पैसा लगाया। ब्लैक स्काई चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी और CIA मिलकर चलाते हैं। अब ब्यूटी देखिए, ब्यूटी ये है कि ब्लैक स्काई जो है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जगहों पर जाके फ़ोटोज़ खींचती है और इन फ़ोटोज़ को खींचकर अमेरिका को देती है और अमेरिका इन फ़ोटोज़ का प्रयोग करके प्रोपोगेंडा करता है। अब हुआ क्या, ये खेल समझिए। 2017 में सबसे पहले एक तरीके से ये खेल स्टार्ट हुआ भूटान के साथ। भूटान में डोकलम वैली है। उस डोकलम वैली में चीन ने पहले तो एक चुपचाप सड़क बना ली। सड़क बनाने के बाद ब्लैक स्काई जो है ये बेसिकली इमेजरी शेयर करता है अमेरिका को। अमेरिका ब्लैक स्काई के थ्रू डोकलम वैली की इमेजरी कैप्चर करके भारत को देती है। भारत को बोलती है कि देखो डोकलम वैली में चीन आ गया, देखो वहाँ पर जो है चीन ने सड़क बना ली।
आपका चिकन्स नेक सिलीगुड़ी वाला कॉरिडोर पूरा वल्नरेबल हो गया, भारत टेंशन में आ गया। चीन के साथ डोकलम वैली में भूटान के साथ बातचीत शुरू हुई। इस दौरान बैकएंड पे अमेरिका ने चुपचाप एक रणनीति के तहत भारत को बोला कि देखो, चीन को टैकल करना है ना, हमारे साथ एंगेज करो। आप हमारे साथ एंगेज करोगे तो हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, हमारे साथ स्पेस अग्रीमेंट्स करो, डिफेंस अग्रीमेंट्स करो, कम्युनिकेशन को लेके अग्रीमेंट्स करो, और हमारे लिए इन शॉर्ट धंधा क्रिएट करो, क्योंकि आपके यहाँ पर समस्या है। आपकी समस्या जो एक क्रिएटेड नैरेटिव बेस्ड मैन्युफैक्चर्ड समस्या है, उससे मैं धंधा करना चाहता हूँ। 2017 में ये हुआ, अच्छा खासा धंधा अमेरिका ने किया। फिर जैसे ही ये धंधा ख़त्म हुआ, 2020 में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने पैसे उठा लिए। अब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जब आया 2020-21 के बाद, यही चीज़ दोबारा स्टार्ट हो गई। ब्लैक स्काई ने दोबारा से इमेजेस शेयर करी कश्मीर घाटी की, लद्दाख के एरिया की। चीन आ चुका है, चीन ने कब्जा कर लिया है, चीन भारत की टेरिटरी के अंदर घुस बैठा है। भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद है, वो सीमा विवाद अभी तक सुलझा नहीं है। सीमा एग्जैक्टली दोनों देशों की कहाँ है, इसके बारे में दोनों देशों के बीच में खुद क्लैरिटी नहीं है। एक परसेप्चुअल लाइन भारत के मन में है, जो भारत कहता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और उसी प्रकार की एक परसेप्चुअल लाइन चाइना के मन में है, जो चाइना कहता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और दोनों के दोनों देश आज की डेट में इस परसेप्चुअल बॉर्डर के बेसिस पे अपनी अपनी टेरिटरीज को सेफगार्ड करने के लिए पेट्रोलिंग करते हैं। और यहाँ पर ब्लैक स्काई जो है 2020 में आके इमेजेस शो करता है कि पहली बात, आप प्रोपोगेंडा के शब्दों को ध्यान दीजिए। 2020 में ब्लैक स्काई कहता है कि चीन जो है वो भारत की टेरिटरी में घुस गया है। सर, टेरिटरी में तो तब घुसेगा उस तरीके से जब पाकिस्तान मान लीजिए बॉर्डर पार करके भारत के अमृतसर में घुस आए, जहाँ पर टेरिटोरियल डिवीजन क्लियरली डिमार्केटेड है। जहाँ पर टेरिटोरियल डिमार्केशन और बाउंड्री क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है और एक परसेप्चुअल लाइन के बेसिस पे आज की डेट में बॉर्डर लेवल पर पेट्रोलिंग है, तो पहली बात, इस तरीके से एक डेफिनेट स्टेटमेंट देना कि पहली ये हमारी टेरिटरी में घुस गए, ये हुआ कैसे? ये था नहीं। ये इमेजेस डिलिबरेटली ब्लैक स्काई ने लीक करी। ये लीक इसलिए करी क्योंकि अब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का समय था कि वो पैसा बनाना चाहता था। और 2020 से 2024 तक भारत और अमेरिका के बीच में जितने समझौते हुए, कई बिलियन डॉलर्स की डील्स हुई, कई बिलियन डॉलर्स के एग्रीमेंट्स के तहत ड्रोन्स से लेकर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स तक खरीदे गए। ये सारे इसलिए खरीदे गए ताकि पहली बात तो एक धंधा, एक व्यापार चलता रहे। अब सवाल दूसरा उठता है। सवाल ये उठता है कि इस खेल में चीन को क्या फ़ायदा हुआ। मैं आपको एक चीन का उदाहरण देता हूँ, आप उससे चीन का खेल समझेंगे। चीन के पास ना एक शिपिंग कंपनी है, उस शिपिंग कंपनी का नाम है कॉस्को। कॉस्को के पास 1417 शिपिंग वेसल्स हैं, 1417 वेसल्स। और इसके साथ साथ उसकी प्रेजेंस 100 से अधिक पोर्ट्स पे है और 100 से अधिक शिपिंग पोर्ट्स पूरे विश्व में अन्य कंट्रियों में है। चीन का खेल क्या है? जब वो किसी भी देश में अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता है और ख़ास करके वो प्रेजेंस नौसेना के लेवल पर, पानी के लेवल पर बनाना चाहता है, उसके पोर्ट्स में बनाना चाहता है, तो चीन पहले तो एक प्राइवेट कंपनी क्रिएट करता है। वही मेथड जो अमेरिका का है। गौर कीजिए, चीन एक प्राइवेट कंपनी क्रिएट करता है, उस प्राइवेट कंपनी को उस देश में भेजता है, उस देश के पोर्ट के अंदर टर्मिनल बनाने की परमिशन मांगता है, टर्मिनल बनने के बाद टर्मिनल मेंटेनेंस की परमिशन मांगता है, या किसी प्रकार से उस देश के पोर्ट के अंदर कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो हासिल कर बैठता है, तुरंत उसके बाद उसी कंपनी के सारे स्टेक को चीन की सरकार खरीद लेती है। और चीन की सरकार का खरीदने का मतलब है कि सारा का सारा स्टेक सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के हाथ में नहीं गया, ये स्टेक सारा का सारा पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हाथ में गया। और जैसे ही ये होता है, चीन की सरकार उसके बाद इन पोर्ट्स पे ऐसे वेसल्स को भेजती है कॉस्को कंपनी के थ्रू, जिन वेसल्स में इंटेलिजेंस गैदरिंग के रडार्स लगे होते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग के इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं,
ये वेसल्स जाते हैं, पोर्ट्स पे रुकते हैं, वहाँ पर डीप लेवल का एनालिसिस करते हैं कि उस देश का क्या व्यापार हो रहा है, उस पोर्ट पर जहाँ पर चीन बैठा है, जहाँ पर वो अपनी वेसल को भेज चुका है, उस पोर्ट से क्या खरीद फरोख्त वो देश कर रहा है और कौन से देशों से कर रहा है। और चीन क्योंकि आज की डेट में एक ग्लोबल लेवल का सरप्लस एक्सपोर्टर है, जब वो ये माइक्रो लेवल का डिटेल्ड एनालिसिस कर लेता है, उसके तुरंत बाद वो क्या करता है कि उसी पर्टिकुलर देश में वो उन्हीं गुड्स को सस्ते में बेचना शुरू कर देता है। तो पहले पोर्ट के थ्रू एंट्री हुई, इसके बाद पोर्ट का स्टेक खरीदा चीन की कंपनी सरकार ने, और फाइनली एट द एंड ऑफ द डे चीन ने अपना निर्यात बढ़ाने के लिए, अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए उस देश के अंदर जाकर सस्ती कमोडिटीज को डंप कर दिया, जिससे कि उसका तीसरे कंट्री के साथ व्यापार घट जाए। ये रणनीति चीन की बड़ी टाइम टेस्टेड रणनीति है, जिसके तहत चीन पावर को डोमिनेट करता है। साउथ एशिया का एरिया एक ऐसा एरिया है जहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि चीन चाहता है कि उसका दबदबा बने। साउथ एशिया में जितने भी आज की डेट में मैरीटाइम कंट्रीज हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं, टापू देश हैं, इन सारी जगहों पर चीन डेफिनेटली ये चाहेगा कि उसको कोई कॉम्पिटिटर ना मिले। एक उदाहरण और देखो, मुंद्रा भारत में, गुजरात में एक पोर्ट है, आप सभी को पता है। मुंद्रा पोर्ट में एक फ्रेंच कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत सरकार ने टर्मिनल कंस्ट्रक्शन का काम करवाया। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि चीन बड़ी कोशिश ये कर रहा था कि किसी तरीके से मुंद्रा पोर्ट में उसकी एंट्री हो जाए। तो चीन ने क्या करा कि एक कंपनी क्रिएट करी। उस कंपनी का नाम था चाइना मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। चाइना मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने पहली बात तो मुंद्रा पोर्ट के मेंटेनेंस के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मांगा, वो नहीं मिला। फिर उसने उस फ्रेंच कंपनी के अंदर स्टेक खरीदना शुरू करा, जिस फ्रेंच कंपनी ने मुंद्रा पोर्ट पे वो टर्मिनल बनाया था। और क्योंकि भारत की सरकार सोच रही थी कि जिस फ्रेंच कंपनी ने ये टर्मिनल बनाया है, अगर वो टर्मिनल का मेंटेनेंस हम उसी कंपनी को दे दें जो फ्रेंच कंपनी है, तो कम से कम वो कंपनी देखरेख अच्छा काम कर पाएगी, क्योंकि टर्मिनल बनाने वाली भी वो है। लेकिन जैसे ही भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने भारत की सरकार को रिपोर्ट सौंपी कि 50% से अधिक उस फ्रेंच कंपनी में स्टेक चाइना मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने किया है, जिसके थ्रू इस कंपनी के अंदर भी चाइना अपना प्रेजेंस बनाना चाह रही है, जिसके तहत उसको मुंद्रा पोर्ट का एक्सेस मिलेगा, तुरंत सरकार ने वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके वो कॉन्ट्रैक्ट अपनी एक देसी कंपनी को ही दे दिया। इस तरीके से चीन की एंट्री प्रोहिबिट हो गई। तो चीन को मुंद्रा पोर्ट नहीं मिला। लेकिन ये मत भूलिएगा कि ये वही कंपनी है, चाइना मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जो आज की डेट में श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट को कंट्रोल करती है। हम्बनटोटा पोर्ट की लीज चीन को बड़े लंबे समय तक के लिए अब मिल गई है। एक चीज़ तो तय है कि यहाँ पर अमेरिका हो या चीन हो, गेम सारे धंधे का है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पे कि भाई अमेरिका जब भारत को धंधा देता है, खास करके जब वो बेसिकली भारत के साथ इस प्रकार के डिफेंस प्रोडक्ट्स बेचता है, इन इनसिक्योरिटीज़ को क्रिएट करके, इन इनसिक्योरिटीज़ को क्रिएट करने के लिए अमेरिका और चीन के पास पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम में कार्टेल है, जो यूट्यूब से लेकर, इंस्टाग्राम से लेकर, निष्पक्ष पत्रकारों से लेकर, निष्पक्ष जर्नलिस्ट हाउसेस से लेकर कुछ राजनीतिक वर्गों तक, जो इनके एजेंडा को काम करते हैं। अब आप इसी चीज़ से समझिए कि कुछ चुनिंदा नेता जो भारत के हैं, उनको चीन से इतना लगाव क्यों है कि 45 मिनट की स्पीच में 34 बार चीन का नाम ले। इस चीज़ को सोच के देखिए कि ये वही लोग हैं जो 45 मिनट की स्पीच में अगर 34 बार चीन का नाम लेते हैं, उसके बाद जब भी कोई फॉरेन कंट्री में जाकर कहीं पर मीडिया एड्रेस करना होता है तो वो हमेशा अमेरिका होता है। आप गेम को तो समझिए, नाम चीन का भी लेना है और स्पीचें अमेरिका में भी देनी है। आई होप पिक्चर अब आपको क्लियर हो रही है कि ये खेल आफ्टर ऑल है क्या। और ये मत भूलिएगा कि इन सारे लोगों का जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम का एक उद्देश्य है। इसका उद्देश्य ये है कि वो भारत को आत्मनिर्भर नहीं होना देना चाहते। इसी रीज़न से ये सिर्फ आज की डेट में
निष्पक्ष पत्रकार सो कॉल्ड वहां से लेकर राजनीतिक वर्गों तक सीमित नहीं, इन्होंने तो आर्म्ड फोर्सेस में एक लॉबी बना रखी है जिसका नाम है चंडीगढ़ लॉबी। मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि जिस दिन बोल दिया तो कुछ ऐसे लोगों के नाम सामने आ जाएंगे कि जिससे बहुत ही भारी भरकंप हो जाएगा। पर यह चंडीगढ़ लॉबी एक ऐसी आर्म्स लॉबी है भारत में जिस लॉबी के तहत कुछ चुनिंदा अधिकारी आर्म्ड फोर्सेस के बैठे हैं जो कि डीप स्टेट का हिस्सा है, जो चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर ना बने और उसकी निर्भरता चीन या अमेरिका पे हमेशा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बनी रहे। उसका रीज़न ये है कि ये चंडीगढ़ लॉबी के जो लोग हैं इनको इन डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में जब ये डीलें साइन करते हैं अमेरिका के साथ या किसी और के साथ, किकबैक्स मिलते हैं। तो आप खेल समझ लीजिए, बात चीन की करेंगे, जाएंगे अमेरिका और अमेरिका के ही अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में स्पीचेस देंगे और फिर बोलेंगे कि इंडिया में और भारत में समस्याएं हैं। आई होप अगर आपने ध्यान से सुना है तो इससे ज़्यादा क्लैरिटी से मैं आपको पिक्चर नहीं समझा सकता। जय हिंद।